आज हम इन्फ्लेशन की बात करेंगे। हम समझेंगे कि इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन के कितने टाइप्स होते हैं और फिलिप्स कर्व ने इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट के बीच क्या रिलेशन इस्टेब्लिश किया। तो चलिए देखते हैं इन्फ्लेशन क्या है। चलिए, इन्फ्लेशन अकॉर्डिंग टू शेपिरो ने क्या कहा, इन्फ्लेशन इज simply a persistent and appreciable rise in journal price level। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ 3 कीवर्ड पे जो है पॉइंट किया कि परसिस्टेंस, अप्रिसिएबल एंड जर्नल प्राइस लेवल। परसिस्टेंस का मतलब है कि जो बहुत समय तक बना रहे, कॉन्टिन्यूसली जो है जो बना रहे। अप्रिशिएबल जो फील हो कंज्यूमर्स को कि हाँ, जो दिखाई दे रहा हो कि हाँ इन्फ्लेशन आया। और जनरल प्राइस लेवल का मतलब है कि ऑल सेक्टर्स में जो है ये प्राइस राइज हो और सारी रिप्रेजेंटेटिव गुड्स जो सभी सेक्टर को रिप्रेजेंट करती हो उन सबके प्राइस में जो है चेंजेस आए। ठीक है, तो 3 बातें होनी चाहिए इन्फ्लेशन के लिए, परसिस्टेंस, अप्रिशिएबल और जनरल प्राइस लेवल। ठीक है, तो ये इन्फ्लेशन है अकॉर्डिंग टू शेपिरो। अगर किसी सामान्य कीमत स्तर में लगातार वृद्धि होती है और ऐसी वृद्धि उपभोक्ताओं द्वारा महसूस की जाती है तो हम उसे मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन के अंदर लाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम जो है ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल के बेस पे देखें तो जो इन्फ्लेशन है ये 2 तरीके का होता है, ओपन इन्फ्लेशन या सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। ओपन इन्फ्लेशन वो इन्फ्लेशन होता है जहां गवर्नमेंट जो है कोई पॉलिसी नहीं लेती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। इन्फ्लेशन जो है वो बिना किसी गवर्नमेंट कंट्रोल के फ्रीली जो है इंक्रीज हो रहा होता है। ठीक है, इसके अपोजिट सप्रेस्ड इन्फ्लेशन जो है वो इन्फ्लेशन होता है जहां गवर्नमेंट जो है वो ट्राई कर रही होती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का with the help of fiscal policies like taxation, decrease taxes, increase taxes and decrease public expenditures। अब है ऑन द बेस ऑफ टाइम पे अगर देखें, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग देखें तो भी इन्फ्लेशन कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे वॉर टाइम इन्फ्लेशन, पोस्ट वॉर टाइम इन्फ्लेशन और पीस टाइम इन्फ्लेशन। वॉर टाइम इन्फ्लेशन जो है तब आता है क्योंकि वॉर के टाइम पे जो प्रोडक्शन का एक मेजर पोर्शन होता है वो गवर्नमेंट खुद यूज कर लेती है, जिससे मार्केट सप्लाई कम हो जाती है कमोडिटी की और प्राइस हाई हो जाते हैं। पोस्ट वॉर टाइम इन्फ्लेशन क्या है? पोस्ट वॉर जो है गवर्नमेंट जो है रिकवरी में लगी होती है अपनी इकोनॉमी के और ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को वो खुद ही यूज कर रही होती है। और कभी कभी जब पीस टाइम इन्फ्लेशन होता है तो उसे पीस टाइम इन्फ्लेशन के अंदर लाते हैं। अब अगर रेट के अकॉर्डिंग देखें जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इन्फ्लेशन को 4 तरह के इन्फ्लेशन में हम डिवाइड कर सकते हैं या क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन और वॉकिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन जो 0 से 3% के बीच होता है, वॉकिंग इन्फ्लेशन जो 3 से 7% के बीच होता है। देखिए, अब क्रीपिंग इन्फ्लेशन और जो वॉकिंग इन्फ्लेशन है ये दोनों इकोनॉमी के लिए अच्छा माना जाता है, इकोनॉमी को बूस्ट करता है। आप लोगों ने कीन्स का मल्टीप्लायर इफेक्ट पढ़ा होगा, जिसमें क्या होता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट से जो हमारी इनकम है वो कई गुना बढ़ रही होती है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही होती है। इसीलिए इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए क्रीपिंग इन्फ्लेशन और वॉकिंग इन्फ्लेशन जो है अच्छा माना जाता है। अब अगर रनिंग इन्फ्लेशन की बात करें तो 10 से 20%, और अगर हाइपर इन्फ्लेशन की बात करें तो 20% या उससे अबव को लिया जाता है। ये दोनों रनिंग इन्फ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन
अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं माना जाता। जैसे श्रीलंका की कंडीशन आप देख रहे हैं, जहां हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन बनी हुई है। तो पहले हमने समझा कि बेस के, अगर गवर्नमेंट कंट्रोल बेस ले तो दो तरीके का इन्फ्लेशन, ओपन एंड सप्रेस्ड, ठीक है। और अगर जो है हम ले रेट ऑफ इन्फ्लेशन, बेस्ड बनाए रेट ऑफ इन्फ्लेशन का, तो चार तरह के इन्फ्लेशन है हमारे पास: क्रीपिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन, रनिंग इन्फ्लेशन एंड हाइपर इन्फ्लेशन। अब जो है दो, अगर स्कोप के अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन को डिवाइड करें तो वी हैव टू इन्फ्लेशन, वन इज कॉम्प्रिहेंसिव इन्फ्लेशन एंड अनदर इज स्पोरेडिक इन्फ्लेशन। कॉम्प्रिहेंसिव इन्फ्लेशन जो है वो इन्फ्लेशन होता है जहाँ जो प्राइस है कमोडिटी की, वो हर एक फील्ड में जो है कॉमनली इंक्रीज्ड हो रही हो, हर एक सेक्टर में, और सभी कमोडिटी के प्राइस जो है इकोनॉमी में राइज हो रहे हों। जबकि स्पोरेडिक इन्फ्लेशन में क्या होता है, केवल फ्यू एरिया और फ्यू गुड्स के ही जो प्राइस राइज हो रहे होते हैं, ठीक है। अगर अब प्रोसेस के बेसिस पे देखें तो वेज के बढ़ने से जो इन्फ्लेशन आई वो वेज इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन या वेज पुल इन्फ्लेशन होता है। प्रॉफिट इंड्यूस इन्फ्लेशन होता है, डेफिसिट इंड्यूस इन्फ्लेशन होता है, और स्टैगफ्लेशन होता है। देखिए स्टैगफ्लेशन जो है वो 1970 के दशक में 1970s में जो है ये देखा गया था। स्टैगफ्लेशन जो है एक ऐसी मार्केट सिचुएशन बन जाती है जहाँ पे इकोनॉमी में जो है वो इन्फ्लेशन भी इंक्रीज हो रहा होता है और आउटपुट जो है या एम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज होने की जगह वो भी घट रहा होता है, ठीक है। दो कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन है जो साथ साथ चलती है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कंट्रोल कैसे करते हैं इन्फ्लेशन को। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए दो तरह की पॉलिसीज़ होती हैं, एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है और फिस्कल पॉलिसी। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है, ये मॉनेटरी पॉलिसी में जो है आरबीआई जो टूल्स जो है अपनाती है या सेंट्रल बैंक जो है टूल्स अप्लाई करती है, वो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आती है। अगर आरबीआई के रेफरेंस में बात करें तो वो रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये सारी चीज़ें जो है मॉनेटरी पॉलिसी के तरह जो है यूज करती है, इसे एज अ टूल यूज करती है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहती है। अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है तो आरबीआई चाहेगी कि जितनी तरह के रेट हैं, जैसे रिजर्व रेपो रेट, ठीक है, तो वो रेपो रेट को क्या कर दे, बढ़ा दे। रेपो रेट के बढ़ाने से क्या होगा, बैंकों को जो लोन है वो कॉस्टली हो जाएगा बैंकों के लिए। तो बैंक भी अपने जो ग्राहक होंगे, जो कंज्यूमर्स होंगे, उन्हें हाई रेट पे ही क्या देगी, लोन देगी। जब लोन हाई रेट पे मिलेंगे तो जो मनी की डिमांड है वो कम हो जाएगी, और मनी डिमांड कम होने पे इन्फ्लेशन अपने आप कम हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आरबीआई एसएलआर या सीआरआर का रेशियो बढ़ा देती है तो बैंक के पास जो रिज़र्व है उसका बहुत सारा हिस्सा आरबीआई के पास चला जाएगा, और बैंक जो है, बैंक का जो क्रेडिट क्रिएशन है वो कम हो जाएगा, और क्रेडिट क्रिएशन कम होने से जो है अपने आप जो है डिमांड फॉर मनी घट जाएगी, ठीक है। अब फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आती हैं लाइक टैक्सेशन, एक्सपेंडिचर। इसका यूज करके जो है गवर्नमेंट जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहती है। जैसे अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है तो सरकार टैक्सेस इंक्रीज कर सकती है, जिससे डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी, और इनकम कम होने पर डिमांड घटेगी, और डिमांड घटने पर प्राइस भी घटेंगे, ठीक है। और गवर्नमेंट जो है अपनी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है उसे भी घटा सकती है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर घटाने से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट घटेगा, लोगों के पास जो इनकम आ रही है वो घटेगी, और जब उनकी इनकम घटेगी तो डिमांड जो है, डिमांड फॉर गुड्स घटेगा, और प्राइस फिर, और उसके बाद प्राइस फॉर
गुड्स भी जो है डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी का यूज करके हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। अब हम देखेंगे फिलिप्स कर्व एंड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच जो है रिलेशन इस्टेब्लिश करता है फिलिप्स कर्व। ये जो है A.W. फिलिप्स द्वारा 1958 में दिया गया था। ठीक है, तो फिलिप्स कर्व क्या है पहले समझ लीजिए। फिलिप्स कर्व जो है वो इनिशियली पहले ये बताता है कि इनवर्स रिलेशन होता है बिटवीन द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड द रेट ऑफ चेंज इन वेजेस। ठीक है, इनवर्स रिलेशन यानी कि अगर जो है वेज रेट जो है वो क्या होंगे, बढ़ेंगे, वेज रेट बढ़ेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा। अगर वेज रेट बढ़ रहे होंगे, मनी वेज रेट जो है वो बढ़ रहे होंगे तो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा, जबकि जो है फिलिप्स कर्व जो है वो रिलेशन है बिटवीन द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड द रेट ऑफ चेंज इन वेजेस। तो इनिशियली जो फिलिप्स कर्व था, जो फिलिप्स ने दिया था यूके इकोनॉमी को स्टडी करके उसका एम्पिरिकल डाटा लेकर, उन्होंने जो है वेज रेट, मनी वेज रेट और अनएम्प्लॉयमेंट लेवल में रिलेशन इस्टेब्लिश किया था, जो बाद में रिलेशन चेंज हो गया था और अनएम्प्लॉयमेंट रेट और इन्फ्लेशन लेवल में जो है ये रिलेशन इस्टेब्लिश किया गया। तो इन्होंने क्या कहा, फिलिप्स ने कहा कि रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन रेट में इन्वर्स रिलेशन होता है, यानी कि अगर हम इन्फ्लेशन बढ़ा देंगे तो इन्फ्लेशन के बढ़ने से अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा, यानी कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ठीक है, तो ये इन्होंने क्या किया था, A.W. फिलिप्स ने जो अपना एम्पिरिकल स्टडी किया था, जब उसको इस डायग्राम पे प्लॉट किया गया तो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व मिला और जो बताता है कि इन्फ्लेशन के बढ़ने से जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो घटता है। ठीक है, लेकिन क्या आया 1970s जब आया तो ये जो एक सिचुएशन थी जिसे स्टैगफ्लेशन कहा गया, इसने फिलिप्स कर्व के एकदम कॉन्ट्रडिक्टरी थ्योरी दी। उसमें जो है जब यूएस इकोनॉमी का डेटा 1973 टू 1975 देखा गया तो ये पाया गया कि यूएस इकोनॉमी में इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है और इन्फ्लेशन के बढ़ने के साथ साथ जो अनएम्प्लॉयमेंट घटना चाहिए वो घटने की जगह अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन जहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन रेट दोनों साथ साथ बढ़ रही हो, यानी पॉजिटिव रिलेशन शो कर रही हो, वो सिचुएशन स्टैगफ्लेशन की होती है। ठीक है, तो अब जो है ये तो ड्रॉबैक था किसका, फिलिप्स कर्व का, जो स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन में सामने आया। ठीक है, जब फिलिप्स कर्व को जो है स्टडी किया गया शॉर्ट रन डेटाज में और लॉन्ग रन डेटा में, तो शॉर्ट रन में तो फिलिप्स कर्व जो है ठीक रिजल्ट देता था, यानी कि ट्रेड ऑफ था बिटवीन द इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट। बट जब लॉन्ग रन में लॉन्ग रन में 1968 में मिल्टन फ्रीडमैन और फ्लैप्स ने जो है इसको स्टडी किया फिलिप्स कर्व को, तो उन्होंने पाया कि देयर इज़ नो ट्रेड ऑफ बिटवीन द इन्फ्लेशन एंड रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन लॉन्ग रन। उन्होंने कहा कि एक पॉइंट के बाद अनएम्प्लॉयमेंट नहीं घट सकता और उस पॉइंट को उन्होंने नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहा। ठीक है, उन्होंने कहा नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बाद जो है अगर गवर्नमेंट इन्फ्लेशन बढ़ाकर क्या करना चाहती है, अनएम्प्लॉयमेंट को घटाना चाहती है, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं घटेगा बल्कि जो एम्प्लॉयमेंट है
जो इन्फ्लेशन है वो तेज़ी से बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसको हम एक ग्राफ के थ्रू देख सकते हैं। देखिए लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, तो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट यानी कि जहाँ पे मैक्सिमम प्रोडक्शन हो चुका है वहाँ पे स्ट्रेट हो गई है, यानी इसके बाद अब सप्लाई को नहीं बढ़ाया जा सकता। ठीक है, इसके बाद सप्लाई को नहीं बढ़ाया जा सकता। अब ये एग्रीगेट डिमांड है जहाँ पे प्राइस सेट होता है P1। ठीक है, अब जो है ये एग्रीगेट डिमांड अगर बढ़ती है, ठीक है, इस पॉइंट पे अगर देखें तो ये लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व है, और लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व पे जो है लो इन्फ्लेशन रेट है, जहाँ पे नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यानी नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यानी जिसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट और नहीं घटाया जा सकता, उसको शो किया गया है। अब देखिए अगर जो है क्या किया गया, एग्रीगेट डिमांड DD1 से बढ़कर DD2 हो जाती है, तो जो प्राइस है वो P1 से शिफ्ट होकर P2 हो गया, लेकिन एग्रीगेट सप्लाई क्योंकि कांस्टेंट थी इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट तो नहीं घटा, लेकिन इन्फ्लेशन P1 से बढ़कर P2 हो गया। ठीक है, इसी को अगर लॉन्ग रन में देखा जाए, लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व में देखा जाए, तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बाद इन्फ्लेशन बढ़ाने पर रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं घटती है बल्कि इन्फ्लेशन बढ़ता है, इसीलिए लॉन्ग रन में जो फिलिप्स कर्व है वो वर्टिकल हो जाता है। ठीक है, और यही बात बताई गई, इन्होंने बताया ये जो ऐसा लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व है वो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन के कारण आ रहा है। ठीक है, और उन्होंने एक ग्राफ के थ्रू जो है शो करना चाहा, उन्होंने लॉन्ग रन और एवरेज लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व दिखाया और शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व दिखाया। ठीक है, जो ए पॉइंट पर जो है कट करते हैं शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व, ठीक है, जो बताता है कि 3% इन्फ्लेशन पे 6% जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। ठीक है, अब गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है कि वो इन्फ्लेशन को क्या करे, 2% बढ़ा दे और अनएम्प्लॉयमेंट रेट को वो 4% पे लिया है। ठीक है, तो ये जो शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व था वो A से B पॉइंट पे शिफ्ट हो जाता, लेकिन लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व जो है वो शिफ्ट नहीं होगा क्योंकि उसने एग्रीगेट सप्लाई को जो है कांस्टेंट माना है, और ये माना है कि जो ये 6% जो रेट है ये नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, और इसके बाद जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो चेंज नहीं हो सकती, यानी कि शॉर्ट रन में जो मूवमेंट A से B होने वाला था वो A से C हो जाएगा, और जो प्राइस इंक्रीज़ है वो 3 से 5% पे हो जाएगा, यानी इन्फ्लेशन 3 से 5% पे पहुंच जाएगा, लेकिन एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, यानी कि लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व वर्टिकल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंक्लूज़न थी फिलिप्स कर्व की कि शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व होता है वो डाउनवर्ड होता है, लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व वर्टिकल होता है, और जेम्स टॉबिन बाद में आए जिन्होंने शॉर्ट रन और लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व का इंटीग्रेशन किया, यानी उनको मिलाकर एक कर्व दिया। ठीक है, थैंक यू।